नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, क्या गरीब परिवारों को मिल पाएगी फ्री बिजली। यानी कि जैसे कि हरियाणा गवर्नमेंट ने वादा किया है कि हम गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली यानी कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो सौर्य ऊर्जा की जो पिछली हमारी वीडियो थी उस पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल के बारे में बताऊंगा, क्या कुछ इस योजना में इंप्लीमेंट है, क्या कमियां हैं और किस प्रकार आप इस योजना की सब्सिडी ले पाएंगे। वीडियो में देरी हुई, लेकिन इसके विशेष कारण ये हैं कि इस स्कीम में किसी भी तरह की ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालने में और ऑफिशियली जानकारी निकालने में, फील्ड में जहां आपकी फाइल अप्रूवल हो रही है उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, क्योंकि कहीं भी अधिकारियों के पास जानकारियां नहीं है। इस वजह से ये वीडियो इतना लेट हो पाया। आज की इस वीडियो में मैं आपके कंप्लीट डाउट क्लियर करूंगा कि किस प्रकार आपको सब्सिडी मिलेगी, क्या बेनिफिट है, क्या गवर्नमेंट के फेलियर हैं और आप इसका किस प्रकार फायदा उठा सकते हैं। तो समय ना लेते हुए सबसे पहले मैं आपको, जो पिछली वीडियो में नहीं बताया, हरियाणा गवर्नमेंट की सब्सिडी की क्या गाइडलाइंस हैं, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में सबसे पहले शुरुआत इस टॉपिक से करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी दे रही थी वो 30,000 पर किलोवाट दे रही थी, 2 किलोवाट तक, और उसके बाद 18,000 पर किलोवाट, उससे आगे जितने भी किलोवाट की आप सोलर प्लेट लगाएंगे उसके अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही थी। लेकिन बाद में हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि इसके आगे की जो सब्सिडी है वो हम देंगे। उस वजह से जो कैंडिडेट 2 किलोवाट तक सोलर प्लेट लगवाना चाहते हैं, जिनकी इनकम 180 से कम है, उनकी ये समझ लीजिए कुल मिला के फ्री में घोषणा करी थी सरकार ने कि उनकी जो सोलर प्लेट जो लगेगी वो फ्री में लगेगी। अब हम बात करते हैं हरियाणा गवर्नमेंट की। तो हरियाणा गवर्नमेंट जो सब्सिडी देने जा रही है, वो हरियाणा गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है उसमें 2 कैटेगरियां रहेंगी आपकी सब्सिडी की, जिसमें एक सब्सिडी आपकी जिनकी इनकम 180 तक है, यानी कि 0 से लेकर के 180 तक है, उन कैंडिडेट्स को 25,000 रुपए दिए जाएंगे पर किलोवाट के हिसाब से। यानी कि यदि 1 किलोवाट लगाते हैं तो 25,000 रुपए और 2 किलोवाट लगाते हैं तो 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें एक मेन पॉइंट और है, यदि ये सब्सिडी मान लीजिए आपका जो कॉस्ट है वो आपका कम आता है, सब्सिडी ज्यादा चली जाती है, या फिर हम दूसरे शब्दों में समझे तो जो सब्सिडी रहेगी वो आपकी 40% जो है, जो आपका बिल बनेगा उसकी 40% दी जाएगी, या तो 25,000 रुपए या 40%, जो वैल्यू कम रहेगी वो हरियाणा गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। उसके बाद जो दूसरा इसमें इंप्लीमेंट है वो है जिनकी इनकम 180 से 3 लाख है, यानी कि जिनकी बेरोजगारी, जो कि बीपीएल राशन कार्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं और उनकी इनकम 180 से 3 लाख है, उन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन उसमें जो सब्सिडी का प्रावधान है वो आपका 10,000 पर किलोवाट रहेगा, यानी कि 1 किलोवाट लगाते हैं तो 10,000, 2 किलोवाट लगाते हैं तो 20,000। यदि परसेंटेज में हम समझे तो 20% का यहाँ पे प्रावधान दिया गया है, जो आपका बिल बनेगा उसका 20% का आपको सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। यदि 20% कम बनता है तो 20% दिया जाएगा। यदि 10,000 रुपए कम बनते हैं, मान लीजिए 20% आपका 10,000 से ज्यादा बन रहा है, उस केस में केवल आपको 10,000 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से दिए जाएंगे। एक डाउट और क्लियर कर देना चाहता हूं मैं यहाँ पे, जो ये सब्सिडी दी जा रही है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ये केवल 2 किलोवाट तक ही दी जाएगी। इसके ऊपर यदि आप लगवाना चाह रहे हैं तो ये सब्सिडी नहीं दी जाएगी, केवल आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलेगी। अब कंडीशन आती है कि आप कितने किलोवाट तक की लगा सकते हैं प्लेट। तो उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आपके मीटर का लोड है, जो आपके घर में घरेलू मीटर लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, उस पे जो लोड है उतना ही आप मैक्सिमम लगवा सकते हैं। यदि उससे कम लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। मान लीजिए 2 किलोवाट का लोड है तो 2 किलोवाट आप इलेक्ट्रिसिटी लगा, मतलब जो आप सोलर प्लेट है वो आप लगवा सकते हैं। बेनिफिट आपको 2 किलोवाट तक का ही दिया जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या प्रोसेस है, क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर मैंने बोला था कि फैमिली आईडी नहीं मांगी जा रही है फॉर्म ऑनलाइन करते समय, लेकिन बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर फैमिली आईडी मांगी जा रही है, क्योंकि अब हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए 2 पोर्टल बन गए हैं। एक तो वो DHD1 पर अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम निकली हुई है पीएम सूर्य घर योजना करके है, उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों हरियाणा के कैंडिडेट्स दोनों पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको अप्लाई करना किस पोर्टल पे है और किस स्टेप पे जाके आपको किस पोर्टल पे क्या अप्रूवल आपकी रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो आपका जिन कैंडिडेट्स ने पहले अप्लाई कर दिया है उनका क्या रहेगा।
तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, यदि आपने अप्लाई कर दिया है और आपका नेट मीटर इंस्टॉल नहीं हुआ है तो आप हरियाणा की यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की सब्सिडी ले सकते हैं। यदि आपने नेट मीटर लगवा लिया है, आपका नेट मीटर इंस्टॉल हो चुका है और आपने सब्सिडी के लिए आवेदन कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उस केस में आपको समस्याएं आएंगी। हालांकि ये बात अब तक क्लियर नहीं हो पाई है कि उस कैंडिडेट को भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अब हम बात करें ऑनलाइन करने की, तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पीएम सूर्य घर .gov.in करके पोर्टल आया हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर साइड में देख पा रहे हैं, उस पोर्टल पे जाके आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले जिन कैंडिडेट्स ने पहले से अप्लाई कर दिया है वो कैंडिडेट्स के पास रेफरेंस नंबर जनरेट हो गए हैं, उनको दोबारा अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम बात करें उस केस में, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले यदि आप पोर्टल पर अप्लाई करते हैं तो कंज्यूमर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात उसको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, जिसमें उसके मीटर बिल की जो कंज्यूमर नंबर है उसकी आवश्यकता रहेगी और बैंक की पासबुक की आवश्यकता रहेगी। वहां पे आपको बेसिक डिटेल डालने हैं और आपके फॉर्म को सबमिट कर देना है। जो जैसे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी उसके बाद जो आपकी फिजिबिलिटी अप्रूवल है उस स्टेप पे आपका फॉर्म रुक जाएगा। अब फिजिबिलिटी अप्रूवल का क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूं। फिजिबिलिटी जो अप्रूवल है वो आपका संबंधित विभाग है, यानी कि यदि हम यहाँ पे बात करें महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तो DHB1 आता है और दूसरे हरियाणा के और क्षेत्र की बात करें तो वहां पे UHB1 आता है। दो बोर्ड है हरियाणा में। जो आपका जिस विभाग से आपका बिजली कनेक्शन लगा हुआ है, UHB1 DHB1 दोनों बिजली विभाग के ही पार्ट है, वहां पे आपको जाकर एप्लीकेशन को अप्रूव करवाना होगा। इसमें भी समस्याएं हैं क्योंकि 2-3 रोज में लगातार बिजली बोर्ड में गया हूं, जो हमारे आसपास के क्षेत्र में जो बिजली बोर्ड पड़ते हैं उनमें मैं गया हूं। लगभग मान लीजिए आप लगभग 300 के करीब आवेदन पेंडिंग है। साइड में आप कटिंग देख पा रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। अधिकारियों को इस चीज की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनको फॉर्म को कैसे अप्रूवल करना है या ये जो फॉर्म आए हुए हैं उनका क्या करना है। उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इस प्रकार की, ना ही जो उच्च अधिकारी हैं वो उन्होंने अवगत कराया है। छोटे जो कलरक हैं जो छोटे पद पे कार्य कर रहे हैं, जिनको अप्रूवल करने का उनका कार्य है, उच्च अधिकारियों ने ऐसी कोई नोटिफिकेशन उनके पास नहीं भेजी है कि वो इसको अप्रूवल करें। इसी वजह से लगभग बिजली बोर्ड में आप अगर अनुमानित माने तो लगभग 300 के करीब आवेदन उनके पास पेंडिंग आए हुए हैं। तो उस केस में यहाँ पे जो कंज्यूमर है उनको बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है, क्योंकि जो फिजिबिलिटी अप्रूवल है वो ऑटो आपके DHB1 या UHB1 से होनी चाहिए, लेकिन कंज्यूमर को खुद धक्के खा के वहां पे जाके बार बार के और फिर अप्रूवल कराना पड़ता है। हालांकि फिजिबिलिटी अप्रूवल कराने का कोई भी अलग से नोटिफिकेशन नहीं है, उसमें कोई चेकिंग का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी बिजली बोर्ड में उस बिहाफ पे एक चेकिंग की जाती है कि इतना लोड आपके घर में है या नहीं है। जो आपका संबंधित जेई है वो एक बार आपके घर आके चेक करता है। लेकिन ये जो नियम है ये भी हर बिजली बोर्ड के अलग अलग है। किसी बिजली बोर्ड में कोई फिजिबिलिटी के लिए चेक नहीं किया जाता, डायरेक्ट वो अप्रूव कर देते हैं। जैसे आप बिजली विभाग में जाएंगे किसी किसी केस में वहां पे जाके चेक किया जाता है। तो आपने जो आवेदन किया है, आपका जो संबंधित बिजली बोर्ड है वहां जाके आप पता करें कि सर हमने ऐसे ऐसे आवेदन किया था, ये हमारा रेफरेंस नंबर है और फिजिबिलिटी के लिए इसको अप्रूव कर दिया जाए। जैसे वो फिजिबिलिटी के लिए अप्रूव करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, जिसमें आपका वेंडर सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। वेंडर सिलेक्शन में आप अपने एरिया या अपने दूर से एरिया की किसी भी वेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। वेंडर सिलेक्ट करने के पश्चात आप उनसे बातचीत कर लें वेंडर सिलेक्ट करने से पहले कि वो कितना पेमेंट ले रहे हैं, क्योंकि जो वेंडर की पेमेंट है वो सभी की अलग अलग पेमेंट है। एक फिक्स कोई क्राइटेरिया पेमेंट का यहाँ पे नहीं है। ये भी एक बड़ा गवर्नमेंट का फेलियर है, ताकि कंज्यूमर को पता ही नहीं लग पा रहा कि एक्चुअल में मेरी जो सोलर इंस्टॉल होना है उसकी कितनी अमाउंट है। तो इस केस में भी जरूर दिशा निर्देश आने चाहिए कि वेंडर जो अमाउंट आया हुआ है उससे कितने रुपए ऊपर ले सकता है। तो जैसे आप वेंडर सेलेक्ट करेंगे, वेंडर से बातचीत करेंगे, उसके पश्चात वेंडर आपके घर को विजिट करेगा और वहां पे जो आपका एरिया है वो देखा जाएगा कि सोलर प्लेट लगाने के लिए सही है या नहीं है। जैसे वेंडर उसको अप्रूव कर देता है आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ऑनलाइन, और आपको पेमेंट करने के बाद जो वेंडर है वो आपके घर में इंस्टॉल करेगा सोलर पैनल को। अब जैसे आपका सोलर पैनल इंस्टॉल हो जाता है, जो पेमेंट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, पेमेंट आपको बिल्कुल 100% पूरी पेमेंट करनी है। किसी वेंडर में वेंडर अपने तरीके से छूट दे रहा है कि आप 50% पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन लगभग 90% केसेज में आपको 100% पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के पश्चात जैसे आपका सोलर इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के पश्चात आपकी वापस से फाइल बिजली बोर्ड में जाएगी नेट मीटर के लिए। जो आपके संबंधित जेई है या फिर SDO है वो आपके घर आके विजिट करेंगे, जो सोलर का आपका इंस्टॉलेशन हुआ है वो ठीक तरीके से हुआ भी है या नहीं हुआ है।
उसके पश्चात वो आपके नेट मीटर की अप्रूवल देंगे, फिर आपके घर में नेट मीटर लगेगा, फिर आपकी फाइल बनेगी, वापिस से नेट मीटर के बाद वो बिजली बोर्ड में जाएगी, उसकी दोबारा से जांच होगी, फिर एक जो अप्रूवल है वो बिजली बोर्ड से देकर फाइल को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा संबंधित विभाग में। फिर जो सब्सिडी देगा जो विभाग, वो विभाग आपकी पूरी फाइल को दोबारा से चेक करेगा। इतनी चेकिंग होने के बाद आपका फॉर्म अप्रूवल होता है। और जो ये सब्सिडी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मिल रही है, अभी स्टेट गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं आया है। दूसरा, अब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के रूल की। तो स्टेट गवर्नमेंट में जो DHB1 पे पोर्टल बनाया हुआ है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के लिए आप आवेदन करते हैं, जिसमें फैमिली आईडी मांगी जाती है और लास्ट में नीचे आपका मंथली कंजप्शन मांगा जाता है। अब हम कंजप्शन की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका कंजप्शन है वो एवरेज 200 यूनिट पर मंथ, या फिर साल की हम बात करें तो 2400 यूनिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 2400 यूनिट से ज्यादा आपका पिछली साल का 2023-24 अप्रैल से लेकर अप्रैल तक का कंजप्शन यदि 2400 यूनिट से ज्यादा है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। स्कीम का मतलब है हरियाणा गवर्नमेंट की सब्सिडी के लिए आप एलिजिबल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी आपको मिल जाएगी। अब जैसे आप उस लिंक पे आवेदन करेंगे, आवेदन करते ही आपके सामने एक रेफरेंस नंबर अपडेट हो जाता है और वो लिंक जो आपका रेफरेंस नंबर जो जनरेट हुआ है वो वापस से आपके संबंधित जो आपका DHBN जो आपका बिजली विभाग है उसमें वापस से अप्रूवल के लिए जाता है। तो वहां जाके आपको वापस उनको डॉक्यूमेंट देने होते हैं, फिर जो आपका संबंधित क्लर्क है वो उसको अप्रूव करता है और जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्म लगाया था उस फॉर्म के रेफरेंस नंबर आपको वहां पे डालने पड़ते हैं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी की फाइल अलग से तैयार होती है और वो भी संबंधित विभाग को अप्रूवल के लिए भेजी जाती है, उसकी भी चेकिंग होती है, फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा डाली जाएगी। कुल मिला के यदि मैं बात करूं तो एक गरीब परिवार के लिए 2-3 समस्याएं यहाँ पे आ गई हैं, क्योंकि यदि वो पहले से ही गरीब है तो 1 लाख रुपए, लगभग 1,10,000 या 1,30,000 के करीब यहाँ पे 2 किलोवाट के लिए सबमिट कराने होते हैं। तो जो एक गरीब परिवार है वो 1 लाख रुपए कहां से लेके आएगा। दूसरा, जो इन्होंने प्रोसेस बनाया है वो प्रोसेस इस प्रकार का है कि उसमें यदि कंज्यूमर खुद DHB1 में या UHBN में नहीं जाएगा तो उसकी फाइल कभी भी अप्रूवल नहीं होगी, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चली आ रही है वो पिछले 3 महीने से चली आ रही है, वोट होने से पहले से चली आ रही है, लगभग मार्च से। तो जो मार्च से एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है उनकी कोई वहां पे सुनवाई नहीं हुई है, एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुए हैं, कोई टाइम पीरियड नहीं है कलर के पास कि वो कब तक अप्रूव करेंगे। तो हम कैसे मान लें कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो अप्रूवल है वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। हो सकता है आपको सब्सिडी आने में 6 महीने भी लग जाए, 12 महीने भी लग जाए, और हो सकता है यदि चुनाव होने के बाद गवर्नमेंट बदल गई तो हो सकता है आपकी सब्सिडी ना आए या उसमें और भी ज्यादा समय लग जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ जो स्कीमें होती हैं वो बदलती रहती हैं। यदि आपकी इस गवर्नमेंट ने सब्सिडी नहीं दी तो ये भी एक समस्या हो जाएगी, कितना टाइम पीरियड लगता है। अब जो गरीब आदमी 1 लाख रुपए जिसने इन्वेस्ट कर दिया उसके लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है 1 लाख रुपए, और वो 1 लाख रुपए के लिए वो बार बार चक्कर काट रहा है। क्योंकि जहां तक मैंने खुद विजिट किया है बिजली बोर्ड में और न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, किसी भी अधिकारी को इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। जहां तक मैंने अपने लेवल पे पता किया है, अधिकारियों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वो फाइलों को अप्रूव नहीं करते हैं, ऊपर से गाइडलाइंस नहीं आई हुई है, लोग इनसे बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो जहां तक मैं बात करूं, इसमें लगभग एक फाइल में लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट के 4 से 5 अप्रूवल आपके विभाग में जाते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी की बात करूं तो 3 से 4 अप्रूवल जाते हैं। कुल मिला के 10 अप्रूवल आपकी एक फाइल के जाएंगे बिजली विभाग में। तो ये मान लीजिए 10 अप्रूवल के लिए मेरे को जहां तक आइडिया लग रहा है आपको ज्यादा भी नहीं तो 1 से 1.5 महीने वहां पे चक्कर काटना पड़ेगा, बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे, तब जाके आपकी फाइल अप्रूव होगी। तो कुल मिला के गरीबों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि जो डिटेल है वो मीटर से उठाई जा रही है। तो गवर्नमेंट इसको डायरेक्ट भी कर सकती थी, क्योंकि अधिकारी भी वही चेक करेंगे मीटर में कितना लोड है, उतना का इसने दावा डाला है। वो तो ऑलरेडी दावा उतना का ही डल रहा है, क्योंकि जो आपकी डिटेल है वो मीटर से उठाई जा रही है। तो इस पोर्टल में यदि इसको आसान कर दी गवर्नमेंट, इसका जो अप्रूवल का जो स्टेटस है या जो अप्रूवल की प्रोसेस है उसको यदि आसान कर दी तो एक्चुअल में गरीबों को इसका फायदा मिलता। और इतनी प्रोसेस देखने के बाद मेरे को नहीं लगता कि इसमें 50% लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि इतनी डिटेल में जाना, इतनी बार अप्रूवल के लिए जाना, बार बार चक्कर लगाना, CSC पे जाना, उधर जाना, क्योंकि वो खुद से चेक भी नहीं कर पाते कि उनका अप्रूवल हुआ कि नहीं हुआ। विभाग में जाते विभाग ने बोल देते हैं कि ठीक, आप डॉक्यूमेंट जमा करवा दीजिए, आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाएगा। वो वापिस CSC पे आते हैं तो मालूम पड़ता है फॉर्म अप्रूवल नहीं हुआ है। कल गए जाते मालूम पड़ा कि कल छुट्टी पे। यानी कि इतनी ज्यादा परेशानियां हैं अप्रूवल के लिए, किसी भी विभाग में आप चले जाएं जहां फिजिकल अप्रूवल की बात आती है। क्योंकि जहां तक मैंने गाइडलाइंस को पढ़ा है, ऊपर से जो स्टेटमेंट आए हुए हैं वो सेम डे में अप्रूवल के आए हुए हैं, लेकिन जो नीचे सदर के जो अधिकारी हैं उन पर उच्च अधिकारियों का दबाव नहीं है इस चीज को लेकर के, इसलिए इस योजना पे इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। और जो कैंडिडेट्स को अप्रूवल बिना बिजली विभाग में जाए मिलना चाहिए था, वो उनको बिजली विभाग में जाने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं इस योजना का बेनिफिट यदि आप चाहते हैं तो आपको कितना ज्यादा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा।
तो एक हिसाब से मैंने जो मौखिक तौर पे जो प्रोसेस इस फाइल का होता है वो अच्छी तरह से समझा दिया है आपको। और एक फील्ड में यानी मैंने अभी 2-3 फाइलें लगाई हुई हैं जिनका अप्रूवल पेंडिंग है, वेंडर का सिलेक्शन पेंडिंग है। यदि एक पूरी कंप्लीट फाइल हो जाती है सब्सिडी आने तक का, क्योंकि जो लास्ट में सब्सिडी का प्रोसेस मैंने बताया है वो यहाँ पे अटेली ब्लॉक में, सीमा ब्लॉक में और कनीना ब्लॉक में, आसपास ब्लॉक में मेरे नॉन में किसी भी पर्सन का अभी तक सब्सिडी नहीं आया है। क्योंकि जब तक सब्सिडी नहीं आया जब तक मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने फिजिकल खुद करके नहीं देखा है। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है ये प्रोसेस मैं फिजिकल करके देख चुका हूं। प्रोसेस जो आपका सब्सिडी आने का रहेगा उसमें क्या और जो आपके नतीजे हैं, जो आपका चक्कर लगाना है, फाइल कहां रिजेक्ट हो सकती है, कहां एक्सेप्ट होगी, हो सकता है आपको कमीशन देना पड़ जाए अधिकारियों को इसके लिए, क्योंकि अधिकारी टाइम से काम करते नहीं है। इस वजह से ग्राहक क्या सोचता है मेरा काम जल्दी हो जाए चाहे मेरे 5-7 हजार रुपए लग जाए, सभी की यही सोच होती है हमारे यहाँ। तो इस वजह से हो सकता है ये और ज्यादा उलझने हो जाए लोगों के लिए। लेकिन कुल मिलाकर मैं प्रोसेस की बात करूं तो गरीबों के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति है। इतना लंबा प्रोसेस इस फाइल के लिए बना दिया है कि सब्सिडी लेना बहुत ही कठिन हो जाएगा लोगों के लिए। योजना की मैं बात करूं तो लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बेनिफिट योजना गवर्नमेंट लेके आई है, लेकिन किसी भी योजना को इंप्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा बात होती है। क्योंकि फैमिली आईडी की अगर मैं बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग फैमिली आईडी बहुत अच्छा पोर्टल है, बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन इंप्लीमेंट गवर्नमेंट नहीं कर पाई। आज भी लोगों की समस्याएं फैमिली आईडी से संबंधित है। इसी वजह से गवर्नमेंट को कोसा जा रहा है फैमिली आईडी के ऊपर कि क्या पोर्टल लेके आई है, हमारे चक्कर कटवा दिए 1 साल से। वो यही रीजन है कि इंप्लीमेंट सही से नहीं हो पाता है। सेम इसी प्रकार यही स्कीम है, स्कीम बहुत अच्छी है लेकिन इंप्लीमेंट होने में मेरे को नहीं लगता कि गवर्नमेंट इसमें सक्सेस हो पाएगी। और किसी गरीब परिवार जिनमें एजुकेटेड लोग कम हैं, दफ्तर के चक्कर कम काट सकते हैं, जो बिजी हैं, मेरे को नहीं लगता कि वो टाइम से सब्सिडी ले पाएंगे या सब्सिडी भी ले पाएंगे। ये भी एक सोचने योग्य बात है कि क्या वो सब्सिडी ले पाएंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैंने सारा प्रोसेस समझा दिया है। फिर भी यदि आपका कोई डाउट हो, क्योंकि जो प्रोसेस मैंने मौखिक बताया है फिजिकल करने में डाउट हो जाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स या फिर हमारे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। जो भी समाधान हमसे हो पाएगा हम आपका समाधान अवश्य करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आपके प्यार के लिए धन्यवाद।